खबर है साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ तवील अदालत के बाद दुबई के अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। अफसोसनाक खबर है ये, और आपको बता रहे हैं कि साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ तवील अदालत के बाद दुबई के अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। तो आपको बता रहे हैं साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ तवील अदालत के बाद दुबई में इंतकाल कर गए हैं। आपको बता रहे हैं काफ़ी अरसे से वो अलील थे और तवील अदालत के बाद दुबई के अस्पताल में उनका इंतकाल हो चुका है। इसी पर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान जावेद से। उस्मान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का दुबई में इंतकाल हो गया और जराये का इस हवाले से कहना है कि परवेज मुशर्रफ तवील अरसे से अलील और मकामी अस्पताल में जेर इलाज थे। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ अमरीकन अस्पताल जो कि दुबई में वाक़या था, वहाँ पर जेर इलाज थे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ 1964 में पाक फौज में शामिल हुए और जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने 1999 में एमरजेंसी नाफिज करके चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाला था, जबकि 2001 से 2008 तक वो पाकिस्तान के सदर भी रहे और 1947 में वो नई दिल्ली से कराची मुंतकिल हुए। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ आर्मी स्टाफ एंड कमांड कॉलेज क्वेटा से ग्रेजुएट थे और जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान लाने से मुतल्लिक गौर किया जा रहा है और उनका जो अस्करी ज़राए हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए और वो दुबई के अस्पताल में जेर इलाज थे और अब उनका जस्ते खाकी पाकिस्तान लाने से मुताल्लिक जो तजावीज़ हैं वो जेर गौर हैं। जी ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अभी हमें इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ से ज्वाइन किया है खालिद अजीम साहब ने। आपकी तरफ भी आते हैं, लेकिन उससे पहले सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नदीम साहब, इससे पहले भी ये खबरें गर्दिश करती रही थी कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब इंतकाल कर गए, लेकिन उसके बाद उनकी तरदीद भी की जाती रही। आज भी ये खबर आई है और इंतहाई अफसोसनाक खबर है, क्या कहेंगे आप? अल्लाह पाक उनकी मकसद सुनाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब ये खबर आई थी तो उनकी फैमिली की जानिब से बाद में एक स्टेटमेंट जारी की गई थी कि उनकी जो कंडीशन है वो अब ऐसी जगह पे जा चुके हैं कि जहाँ से उनकी रिकवरी के इम्कान नहीं। और उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि उनको पाकिस्तान लाया जाना है और फिर पाकिस्तान में हुकूमत वक्त की जानिब से एक बयान भी जारी किया गया था कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं, शायद हुकूमत वक्त से ज़्यादा नवाज शरीफ की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई थी कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो इस कंडीशन में वो उसकी मुखालफत नहीं करेंगे। ये एक दिन ये वक्त सबके ऊपर आना है तो वो उनको पाकिस्तान वापस आने में रुकावट नहीं बने। उनकी कंडीशन ऐसी थी कि फैमिली ने उनको फॉर द टाइम पे यूएई में रोकने का फैसला किया था कि उनके पास ऐसी अहतियात जो उनको वहीं पे आसानी से दस्तयाब थी, पाकिस्तान लाने की शक्ल में उनके लिए मुश्किल थी। बाद उनके ऑर्गन बॉडी के काम करना छोड़ चुके। तो अब ये खबर जो आई है, आई होप कि ये सही ज़राए से रिपोर्ट की गई फैमिली से तस्दीक करके, तो उनकी मकसद की दुआ कर सकता हूँ। पाकिस्तान में एक तवील ऐसा है जो माशाल्लाह का तो नाम उन्होंने नहीं दिया, लेकिन मिलिट्री टेक ओवर था 12 अक्टूबर 1999 को जब उन्होंने टेक ओवर किया। तो उसके बाद पाकिस्तान के सियासी हालात में भी अबतरी आई। फिर 9/11 के वाक़यात हुए तो पाकिस्तान ने जो फैसले किए उसके अंदर उनका खलीदी किरदार था। नदीम साहब, अस्करी ज़राए की जानिब से इस खबर को कंफर्म किया क्या है? हमारे नुमाइंदे ने इस हवाले से ये कंफर्म किया है उनसे? अफसोसनाक वाक़या है, अफसोसनाक खबर है, क्योंकि पाकिस्तान में जो सियासी तारीख है उसके अंदर बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम देखे बगैर या पढ़े बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। उसमें मार्शल्लाई दौर जो है तवील अरसे 10-10 साल वो भी शामिल है। मार्शल्ला का दौर में जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर भी उसके अंदर शामिल है और इसी दौर के अंदर उन्होंने वो फैसले लिए जो 9/11 के बाद पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी बना। तो अभी तो उनकी मैं सिर्फ ताज़ियत के अलावा और कुछ नहीं कहूँगा, एक अफसोस है। हर इंसान को एक दिन अल्लाह के पास वापस जाना है। जो भी इंसान दुनिया में आया है एक दिन खुदा पाक के पास उसे वापस हाजिर होना है। अल्लाह पाक उनका सफ़र आखिरत आसान फरमा। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, जो आया उसको वापस भी जाना है। नदीम मलिक साहब, उनकी ज़िंदगी में, उनके दौरे हुकूमत में उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए अच्छे फैसले किए हैं, सर उन पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, बात चीज़ें ऐसी हैं जिससे मैं कहूँगा कि परहैप्स हम थोड़ा बहुत इकनॉमिक स्टेबिलिटी की जानिब से आ गए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए थे, ऊपर फर्द वाहद थे, तगड़े जम के बैठ गए थे तो पाकिस्तान के हालात कदरे बेहतर हुए थे। लेकिन उससे ज़्यादा, उनके फैसलों से ज़्यादा, जब भी हम अमेरिका के इत्तेहादी बनते हैं तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर डॉलर की बरसात होती है। ये हमारी तारीख यही रही है 70-75 साल के अंदर। उस वक्त हमें आसान शराइत के ऊपर IMF, वर्ल्ड बैंक से कर्जे भी मिल जाते हैं। हमारे कुछ बायलैटरल डेट थे 9/11 के बाद, जब हमने अमेरिका का साथ देने का फैसला किया तो जो बायलैटरल डेट थे उसके अंदर भी हमें नरमी और राहत मिली, माफ़ी भी होगी। अमेरिका ने $1 अरब का कर्जा लेना था, उसने माफ़ कर दिया।
پھر جب ہم وار آن ٹیرر میں امریکہ کے اتحادی بنے تو ایک کولیشن سپورٹ فنڈ بنایا گیا تھا، کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 2 لاکھ پاکستانی فوج ٹرائبل ایریاز کے اندر گئی تھی افغان سچویشن کی وجہ سے۔ تو جو ہم دہشت گردی کے خلاف آپریشن کر رہے تھے اس کا کچھ حصہ جو امریکہ ہمیں ری پے کرتا تھا وہ کولیشن سپورٹ فنڈ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کی وجہ سے پاکستان کی جو ایکسٹرنل سیکٹر تھا اس میں کافی بہتری آئی، لیکن جیسے جیسے امریکہ کے اپنے حالات افغانستان کے اندر خراب ہونا شروع ہوئے اور ویسے ویسے پاکستان کی صورتحال بھی خراب ہوتی گئی، کیونکہ جیسے ہی ڈالر کا انفلو بند ہوتا ہے تو ہم بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہی صورتحال ہمیں دوبارہ ہوئی۔ انہی کے دور میں بگٹی صاحب کا واقعہ بہت ہی افسوسناک ہے، لال مسجد کا واقعہ بہت ہی بالکل ندیم صاحب جو واقعات ہوئے بالکل آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب، بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے سما کے لیے ٹائم نکالا۔ سر، انتہائی افسوسناک خبر، پرویز مشرف صاحب اب ہم میں نہیں رہے، آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ہوگا، آپ نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہوگا، چند یادیں ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ جی ہاں، میرا جنرل پرویز مشرف صاحب سے جو ہے وہ پہلا رابطہ 1961 میں 1961 میں ہوا، اس لحاظ سے تقریباً کوئی 61-62 سال بن جاتے ہیں۔ تو ہم ملٹری اکیڈمی میں بھی مطلب وہ آئے تھے، اور اس کے بعد بھی ہم ایک اسٹیشن پہ ہماری کافی پوسٹنگ رہی، نیبر بھی میرے رہے، ان کی فیملیز، ہماری فیملیز کافی کلوز تھی جب وہ جی ایچ کیو میں تھے، اور ابھی بھی ان کا گھر جو ہے وہ میرے گھر کے ساتھ ہی ہے اس وقت بھی یہاں پر۔ تو میرا تو ان سے کافی رابطہ رہا، اور انہوں نے مجھے اپنی کیبنٹ میں فیڈرل انٹیریئر منسٹری بھی لیا، تو ہمارے ساتھ تو کافی ان کی گولف کھیلنا اور ساتھ رہنا، پروفیشنل ڈسکشن، بہت رابطہ رہا ان کے ساتھ، زندگی بھر رابطہ رہا، 61 سال رہا۔ سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سر آپ ان کے دور حکومت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو بھی دور حکومت چاہے کسی کا ہو، چاہے فوجی ماشاء اللہ والوں کا ہو یا سیاسی لوگوں کی حکومت ہو، سب کے کوئی اچھے پوائنٹس ہیں پاکستان کی خدمت کے لیے اور کچھ ان کی غلطیاں ہیں۔ تو پرویز مشرف کا دور بھی اسی طرح دیکھنا چاہیے جس طرح باقی دور ہیں۔ ان کے زمانے میں میرے خیال میں پولیس ریفارمز ایک اچھا فیصلہ تھا، لوکل باڈی گورنمنٹ کا بہت اچھا نظام بنایا تھا جو بہت کامیابی سے چلا، لیکن دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سیاستدانوں کو سوٹ نہیں کرتی، انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ انہوں نے بلوچستان کے بی ایریا کو اے میں کنورٹ کیا، لیویز وغیرہ ختم کر کے وہاں پولیس اسٹیشن وغیرہ بنائے۔ خواتین کو انہوں نے بہت نمایاں مقام دیا، ہر لیول پہ 33% سیٹیں ان کی رکھی لوکل گورنمنٹ میں اور اسمبلیز میں، اور ان کو کافی خواتین کو آگے لائے۔ باقی جو انڈسٹری بند پڑی تھی، ایک سرکولر کے ذریعے سے انہوں نے اس کو کنسیشن دیے اسٹیٹ بینک کے سرکولر کے تھرو، اور ان کو چلوایا، جس سے کہ پھر ہماری جی ڈی پی بہت اچھی ہوئی، ہماری ایکسپورٹس بہت بے انتہا ان کے زمانے میں 8 ارب سے 24 ارب ڈالر پر چلی گئی۔ ڈالر جو تھا 62 روپے کا ان کے پورے دور میں رہا۔ تو سیاسی استحکام بھی تھا، معاشی استحکام بھی تھا، پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے سیاسی حکومت میں کنورٹ کیا اس کو اور چلایا، اور وہی اپنا جو ہے کولیشن گورنمنٹس اور ان کی پھر بلیک میلنگ، تو پھر معاملے بگڑنے شروع ہو گئے۔ یہ ہے، باقی ان کی مطلب یہ اس کے دور کی اچھی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ جی سر، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کی ان سے ملاقات تو آن اینڈ آف ہوتی رہی ہوگی، ملکی سیاسی صورتحال پر ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے کیا خیالات تھے؟ جی ہاں، اصل میں کچھ عرصے کے لیے ہماری ناراضگی بھی ہو گئی تھی، کیونکہ ہم نے کہا تھا ان سے ریٹائر ہونے کے بعد کہ آپ ایک عہدہ رکھیں، یہ لال مسجد میں جو کچھ ہوا ہے یا بگٹی کے خلاف جو ایکشن ہوا ہے اس سے لوگ فوج کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، حالانکہ آپ نے ایک سیاسی فیصلہ کیا ہوگا یہ تو لیکن ان کے یہی خیالات تھے کہ بھائی یہ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی جو ہے، یہ جس طرح ڈیموکریسی کی روح کے مطابق ڈیموکریسی نہیں چلاتی ہے، شیم ڈیموکریسی کا لفظ استعمال کرتے تھے، یہ جعلی ڈیموکریسی ہے اور خاندانی یہاں پر جو ہے وراثت ٹائپ کی ڈیموکریسی ہے، اور ہمارے
جو ہیں وہ بہت پولیٹیشنز جو ہیں وہ ذاتی مفاد کو جو ہے وہ بالاتر رکھتے ہیں. اس قسم کے خیالات تھے ان کے. اور میرے خیال میں انہوں نے جب پارٹی بنائی تھی میں تو اس کے حق میں نہیں تھا. ایسی پارٹیاں نارملی کامیاب نہیں ہوتی اور وہ بھی اتنی کامیاب نہیں. سر آپ نے کہا کہ آپ اس پارٹی کے حق میں نہیں تھے، اس بارے میں آپ نے ان سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، ان کا کیا رد عمل آیا تھا اس پر؟ نہیں، ان کو بہت لوگ بتاتے تھے کہ جی بہت آپ پاپولر ہیں، آپ کی بڑی خدمات ہے پاکستان کے لیے، ایک نئی پارٹی کی ضرورت ہے، ایک نئے لیڈر کی ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے پارٹی بنائی تھی. میرا مشورہ تو ان کو یہ تھا کہ بہرحال جو کچھ بھی ہے یہی نواز شریف صاحب ہیں، یہی بے نظیر صاحب ہیں، یہ پیپلز پارٹی ہے، مسلم نون ہے، 2 پارٹیاں ہیں یہ، اور 2-4 اور پارٹیاں ہیں. آپ ان کے لیڈر سے مذاکرات کریں. جب آپ پاور میں ہیں، ٹوٹل پاور آپ کے پاس ہے، اس وقت ان سے مذاکرات کریں اور ان سے کہیں دیکھو بھائی میں ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو کام آپ سیاستدان نہیں کر سکتے جی اپنا اس کی وجہ سے کہ لوگ ناراض ہوں گے، اور تو آپ وہ کام میں سخت قسم کے فیصلے میں کرتا ہوں. مثلاً جو ہے وہ ڈیمز ہیں، کوئی اور چیزیں ہیں اس قسم کے. میں نے لوکل گورنمنٹ ہے یا پولیس ریفارم، ان کو کانفیڈنس میں لے اور کہیں گے میں یہ چیز ٹھیک کر کے آپ کو دوں گا، پھر آپ اس کو ٹھیک طریقے سے چلائیے. میرا مشورہ تو یہ تھا ان کو. ٹھیک. اچھا سر، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا کہ ڈیفینیٹلی جب کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے اس نے خالق حقیقی کے پاس دوبارہ سے جانا ہوتا ہے. تو پرویز مشرف صاحب بھی ہم میں نہیں رہے. جو انسان چلا جائے اس کے ڈیفینیٹلی اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے، اچھے کردار کو مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن کچھ ایسے فیصلے جو کہ پاکستان کے حق میں نہیں گئے، جو کہ پرویز مشرف نے لیے تھے، ہمارے سیاست دانوں کے لیے ان کو کیا وہ فیصلے ہو سکتے ہیں تاکہ وہ ان کو نظر انداز نہ کریں اور اس طرح کے فیصلے دوبارہ نہ کریں؟ مطلب ان کا امریکنوں کا بینٹا ساتھ دینا ٹیررزم میں مجبوری تھی اس وقت، تو جب یہ 9/11 ہوا ہے، یا میرا خیال ہے کہ یہ کارگل کا جو آپریشن تھا یا بختی صاحب کے خلاف آپریشن تھا، یہ چیزیں اوائڈ کی جا سکتی تھیں اور ہمارے سیاستدانوں کو یہ اختیار کرتے جہاں تک ممکن ہو سب کو ساتھ لے کے چلے. لیکن اگر دہشت گرد باز نہیں آ رہے دہشت گردی کارروائیوں سے، تو ظاہر ہے ان کو سختی کے ساتھ ان سے نمٹنا ہوگا. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ جو اقدامات ہمیں کرنے چاہیے وہ کر پائیں گے؟ کہتے تو یہی ہے کہ سیاستدان سارے فیصلے حل کر لیتے ہیں، کہتے تو یہی ہے. لیکن جب 71 تھا، بنگال کا مسئلہ تھا، اس وقت بھی حل نہیں کیے. اور آج کل بھی جو ہے معیشت کے مسئلے ہیں اور بہت سے مسئلے اس قسم کے ہیں، تو وہ کہاں حل کر پا رہے ہیں؟ جی، اسمبلی میں نہیں مل پاتے ہیں، بیٹھ نہیں پاتے ہیں ساتھ، تو چارٹر ڈیموکریسی کا، اکانومی کا وغیرہ کا طے نہیں کر پاتے. کہاں کر پا رہے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ اس معاملے میں جس طرح معروف جمہوریت چلتی ہے اس طرح جو ہے ملک کو چلانے کی کوشش کریں. بالکل ایسی. سینئر تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال پر اور ان کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کے حوالے سے کچھ یادوں پر روشنی بھی ڈال رہے تھے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار اور سینئر اینکر پرسن ندیم ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. تو ناظرین، انتہائی افسوسناک خبر ہے، سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف انتقال کر گئے ہیں، وہ اب ہم میں نہیں رہے. سفارتی ذرائع نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال کی تصدیق کر دی ہے. پرویز مشرف طویل عرصے سے امریکن اسپتال دبئی میں زیر علاج تھے اور وہ کافی زیادہ علیل تھے. سابق صدر کے خاندان کی جانب سے ان کے انتقال کی تصدیق ابھی تک نہیں کی گئی، تاہم سفارتی ذرائع نے پرویز مشرف کے انتقال کی تصدیق کر دی ہے. سابق صدر پرویز مشرف 11 اگست 1947 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے. ان کا انتقال 79 سال کی عمر میں ہوا. جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف 17 اکتوبر 1998 کو چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پر فائز ہوئے تھے. 12 اکتوبر 1999 کو وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ہٹا کر چیف ایگزیکٹو بنے اور بعد ازاں اپریل 2002 میں ریفرینڈم کرا کے باقاعدہ صدر منتخب ہوئے تھے. جبکہ سال 2004 میں آئین میں 17ویں ترمیم کے ذریعے مزید 5 سال کے لیے پرویز مشرف باوردی صدر منتخب ہوئے. پرویز مشرف 18 اگست 2008 کو مستعفی ہو کر ملک سے باہر چلے گئے تھے اور ان کے بارے میں انتہائی افسوسناک خبر جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے. صدر پرویز مشرف، سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف انتقال کر گئے ہیں اور سفارتی ذرائع کی جانب سے اس بات کی
तस्दीक की गई है। परवेज़ मुशर्रफ काफ़ी अरसे से अलील थे और तवील अरसे से अमेरिकन अस्पताल दुबई में ज़ेर इलाज थे। साबिक सदर के ख़ानदान की जानिब से उनके इंतकाल की तस्दीक नहीं की गई, ताहम सिफारती ज़राए ने परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल की तस्दीक कर दी है। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ 11 अगस्त 1947 को दिल्ली में पैदा हुए। उनका इंतकाल 79 साल की उम्र में हुआ। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ 7 अक्टूबर 1998 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फाइज हुए थे। 12 अक्टूबर 1999 को वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हटाकर चीफ एग्जीक्यूटिव बने और बादअज़ा अप्रैल 2002 में रेफरेंडम कराकर बाकायदा सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए। साल 2004 में आइन में 17वीं तरमीम के ज़रिए मज़ीद 5 साल के लिए परवेज़ मुशर्रफ बावर्दी सदर मुंतखब हुए। परवेज़ मुशर्रफ 18 अगस्त 2008 को मुस्ताफ़ी होकर मुल्क से बाहर चले गए। तो आपको बता रहे हैं उनकी पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा खिदमात भी रही हैं और कुछ पॉजिटिव रोल भी उनकी जानिब से प्ले किया गया था। इसी पर आपको बता रहे हैं सिफारती ज़राए ने साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल की तस्दीक कर दी है। बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सर क्या कहेंगे, इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है, अल्फाज नहीं हैं, लेकिन जिसने आना है उसने वापस भी जाना है। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ हमारे में नहीं रहे। जी बिल्कुल, समझता हूँ, बिल्कुल अफसोसनाक खबर है और जो लोग उनके साथ काम करते रहे हैं, उनके साथ उनको जानते थे, उनके साथ वक्त गुजारा, मैं समझता हूँ उन सब के लिए तो खुसूसी तौर पे ज़्यादा एक गम की खबर है। लेकिन बहरहाल एज यू सेड के ये ज़िंदगी का तरीका है और इसी तरह इसी रास्ते पे सबने जाना है। लेकिन बहरहाल आज मैं समझता हूँ कि अगर इस मौके पर भी हम उनको जो हमारी सियासत का एक तरीक़ाकार रहा है, शेवा रहा है कि हर मुखालिफ पर ज़ाती तनकीद और दुश्मनी की हद तक तनकीद और बुग़्ज़ और तासुब का इजहार, तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन है कि कम से कम कौम को पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत को याद करना चाहिए। पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बहुत कुछ किया अपनी फ़ौजी ज़िंदगी में भी और बतौर सदर पाकिस्तान भी, और मैं समझता हूँ कि उनकी पॉजिटिव जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए वो बहुत ज़्यादा है। और आने वाला वक्त उनको इंशाअल्लाह उनकी अच्छी चीज़ों को, और उन्होंने जो स्टेबिलिटी दी मुल्क को, जो क्राइसिस के हालात में उनको हुकूमत मिली और क्राइसिस के हालात में ही वो रहे, उसमें भी उन्होंने जिस तरह की लीडरशिप का, ब्रिंकमैनशिप का मुजाहरा किया, मैं समझता हूँ कि वो यकीनन तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानियों को जो है वो याद रहेगी और इंशाअल्लाह वो हमारी तारीख का हिस्सा रहेगी। ठीक है, बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। दुबई में साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, सिफारती ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है, लेकिन उनकी फैमिली की जानिब से अभी तक तस्दीक सामने नहीं आई। तवील अरसे से वो अलील थे और तवील अरसे से अमेरिकन अस्पताल दुबई में वो ज़ेर इलाज थे, जहाँ पर उनका आपको बताते चले कि इलाज चल रहा था अमेरिकन अस्पताल में। आज उनका इंतकाल हो चुका है, आज वो हम में नहीं रहे। साबिक सदर के ख़ानदान की जानिब से उनके इंतकाल की तस्दीक नहीं की गई, ताहम सिफारती ज़राए ने परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल की तस्दीक कर दी है। जब उनकी बताते चले कि कुछ रोशनी डालते हैं उनकी ज़िंदगी पर, तो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ 11 अगस्त 1947 को दिल्ली में पैदा हुए। उनका इंतकाल 79 साल की उम्र में हुआ। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ 7 अक्टूबर 1998 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फाइज हुए थे। उस्मान जावेद समा के नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उस्मान, गौर किया जा रहा है उनकी मैयत को पाकिस्तान वापस लाने के हवाले से, तदफीन के हवाले से क्या फ़ैसला किया जा रहा है? इब्तदाई तौर पर क्या पता चल सका इस बारे में? देखिए, अब तो सबसे पहले तो उनकी मैयत दुबई से पाकिस्तान लाने के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं और यही ज़ेरे गौर है कि उनकी मैयत, उनका जस्ते खाकी जल्द अज जल्द पाकिस्तान मुंतकिल किया जाए, और यही अभी तक उनके ख़ानदान की जानिब से कंफर्म नहीं किया गया। लेकिन जो ज़राए हैं, उनकी करीबी ज़राए हैं, वो तो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का दुबई में इंतकाल हो गया और वो दुबई में काफ़ी अच्छे से ज़ेरे इलाज थे और दुबई के में वाक़या अमेरिकन हॉस्पिटल में वो ज़ेरे इलाज थे और आज उनकी डेथ हो गई है। और उनके करीबी ज़राए तो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन उनके जो ख़ानदानी ज़राए हैं उन्होंने अभी तक इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं की। और जो करीबी
ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उनकी मैयत को पाकिस्तान लाने के लिए ज़ेर गौर किया जा रहा है कि उनकी मैयत, उनका जस्ते खाकी पाकिस्तान लाया जाएगा। और उसके बाद जो करीबी ज़राए हैं वो इस बात का इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि रावलपिंडी में जो आर्मी ग्रेवयार्ड है वहाँ पर ही उनकी तदफीन की जाएगी। और ये जो अफसोसनाक खबर आई है, ये दुबई में वाक़या हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे और परवेज़ मुशर्रफ 1964 में पाक फौज में शामिल हुए और 1999 में एमरजेंसी नाफिज करके मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाला। 2001 से 2008 तक वो सदर पाकिस्तान भी रहे और 1947 में नई दिल्ली से वो कराची अपनी फैमिली के हमरा मुंतकिल हुए थे। और साबिक सदर और जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ आर्मी स्टाफ एंड कमांड कॉलेज क्वेटा से भी ग्रेजुएट थे और उनकी जो जस्ते खाकी है वो पाकिस्तान लाने के हवाले से ज़ेर गौर किया जा रहा है। जी अच्छा उस्मान, ये भी बता दीजिएगा, काफ़ी अरसे से इस तरह की इतलात ज़ेर गर्दिश थी कि परवेज़ मुशर्रफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, शायद वो नहीं बच पाएंगे, ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे। आज ये खबर सामने आ चुकी है, क्या आर्ज़ा लाहक था, किस चीज़ का इलाज उनका जारी था? देखें, जो उनको बीमारियां लाहक थी, इससे कबल जब खबरें उनकी मौत के हवाले से चली थी तो उनकी फैमिली की जानिब से ये तस्दीक की गई थी कि उनकी डेथ नहीं हुई, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ ये भी तस्दीक की थी कि परवेज़ मुशर्रफ को जो बीमारी लाहक है वो उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि वहां से उनकी रिकवरी मुश्किल है। और उनको जो बीमारी थी उस हवाले से भी उन्होंने काफ़ी खदशात का इजहार करते हुए कहा था कि उनको जो बीमारी लाहक है उससे उनकी रिकवरी जो है वो मुश्किल है। और उन्होंने कौम से दुआ की अपील की गई थी उनकी फैमिली की जानिब से। और अभी तक उनकी फैमिली की जानिब से तस्दीक तो नहीं की जा रही, लेकिन फैमिली की जानिब से तरदीद भी नहीं की जा रही। और उनके साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के जो करीबी ज़राए हैं, जो उनके पोस्टमेट हैं, जो उनके दीगर जो दोस्त हैं, उन्होंने इस हवाले से तस्दीक की है कि उनकी डेथ हो गई है। और उनकी फैमिली ने भी इस हवाले से तस्दीक की थी कि उनको जो बीमारी लाहक है उससे उनकी रिकवरी मुश्किल है, लेकिन उन्होंने साथ साथ दुआ की अपील भी की थी। जी ठीक है उस्मान जावेद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आपसे मजीद भी इस हवाले से अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन अभी आपको बताते चलें कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। ज़राए के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ तलील अलालत के बाद दुबई के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे और अब वो इंतकाल कर चुके हैं। तो आपको बता रहे हैं दुबई में साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए थे। उनका इंतकाल 79 साल की उम्र में हुआ है। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ 7 अक्टूबर 1998 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फाइज हुए थे। 12 अक्टूबर 1999 को वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को हटाकर चीफ एग्जीक्यूटिव बने और बाद अप्रैल 2002 में रेफरेंडम करा के बाकायदा सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए। साल 2004 में आइन में 17वीं तरमीम के जरिए मजीद 5 साल के लिए परवेज़ मुशर्रफ बावर्ती सदर मुंतखब हुए। परवेज़ मुशर्रफ 18 अगस्त 2008 को मुस्ताफ़ी होकर मुल्क से बाहर चले गए। तो काफ़ी अरसा पहले भी ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थे और बहुत अरसा तवील अलालत के बायस उनका आज इंतकाल हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी ने हमें ज्वाइन किया। नैयर साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय को वक्त देने के लिए। अफसोसनाक खबर ये सामने आई है, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। एक तवील अरसा उन्होंने सदारत की है पाकिस्तान की, उसके बाद बार बार ये खबरें आती रहीं कि वो दोबारा पाकिस्तान की सियासत में इन होना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहे थे, तबीयत उनकी इजाज़त नहीं दे रही थी। और आज ये खबर आ चुकी है कि वो जहान फ़ानी से कूच कर गए। क्या कहना चाहेंगे? शुबा एक पाकिस्तान के वो शहरी थे, पाकिस्तानी फौज के सरबराह थे, इस मुल्क की ममलकत के वो सरबराही भी उन्होंने संभाल ली। तो मरने पे इंसान उनकी मक़फ़रत के लिए दुआ कर सकता है। बेशक। तो हम तो यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे। आमीन। बाकी मुल्क की सियासत में उनका क्या किरदार था वो कौम के सामने है, और इस मरने के मौके पे मेरा ख्याल नहीं कि हमें मुझे कमेंट करना चाहिए। हम सब यही कहते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे। आमीन। नईर साहब, आपने जिस तरह कहा कि ये मौका नहीं है कि कोई बात ऐसी की जाए, लेकिन कुछ ऐसे चंद पॉइंट्स जो कि पॉजिटिव रहे हैं पाकिस्तान के लिए और उनके दौरे हुकूमत में उन्होंने उस पर अमल किया और पाकिस्तान के लिए अपना किरदार निभाया। बिलाशुबा उनकी पॉलिसी जो है ना वो तो कोई ढकी छुपी नहीं है, और उनकी पॉलिसी का पाकिस्तान को फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, कौम के सामने है। तो मैंने कहा ये मरहला अभी इसकी मैयत पड़ी है, तदफीन में हुई है, तो मैं कमेंट करना शुरू कर दूँ। मैं मुनाफत उसको नहीं समझता। ठीक, पॉलिटिकल डिस्कशन होगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा।